दोस्तों नमस्कार। मैं गुलाम हुसैन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर की क्लास लेकर। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर नॉलेज फॉर सीईटी। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर का वो सिलेबस पढ़ेंगे जो सीईटी के एग्जाम के अंदर आता है। मेनली हम उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो सीईटी के सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। वैसे तो कंप्यूटर में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और खूब सारी डिटेल हैं और खूब सारी बातें हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में हमको फ़ायदा दे सके। कंप्यूटर के अच्छे खासे सवाल आते हैं और आजकल तो हर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। सीईटी का एग्ज़ाम पास में है और हम कोशिश करेंगे कि उस एग्ज़ाम के अंदर कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल कवर करें। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि कंप्यूटर में वो कौन से टॉपिक हैं जो सीईटी के अंदर दिए गए हैं, मतलब क्या सिलेबस हैं जो बोर्ड ने तय किया है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर के लक्षण यानी उसके क्या गुण हैं। कंप्यूटर में ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। और ये देख लो कि एग्जाम के अंदर भी हम इसका यूज कर रहे हैं। जरूर कुछ इसकी इंपॉर्टेंस है और उस इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आने हैं एग्जाम के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड थिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर कौन सी चीजों से मिलकर बना है। जैसे आप देख रहे होंगे रैम, जिससे आप हल्के फुल्के परिचित तो होंगे ही। रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट, इनके बारे में हम हल्का हल्का सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। आज हमारी कंप्यूटर परिचय की क्लास है तो हम सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट है एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये कंपनी के नाम पे है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, पीपीटी, छोटा मोटा आपने कहीं पे सुन रखा होगा। जैसे हम देखें तो कंप्यूटर के लक्षण, गुण, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कंप्यूटर में खास हैं और हम उसी खास चीजों की वजह से कंप्यूटर को पढ़ते हैं या अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर बहुत तेज यानी हाई स्पीड एंड सटीक यानी एक्यूरेसी में होता है। कहने का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को कोई भी टास्क देते हैं वो बहुत अच्छे से और यानी सटीक तरीके से और हाई स्पीड यानी बहुत तेज वो गणना करके हमको वापस देता है। बस इसके इस्तेमाल यानी इसके यूज करने का ये मेन पर्पस। इसके अलावा यह बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके पास बहुत बड़ी मेमोरी है और उस मेमोरी को बहुत अच्छे से स्टोर करेगा, लंबे टाइम तक स्टोर करके रखता है और बहुत ज्यादा स्टोर करके रखता है। जैसे फोटो है, फोटो हम पुराने टाइम के अंदर बहुत यानी उसकी एल्बम बना के रखते थे, उसको साफ कराने में भी समस्या होती थी। आजकल कुछ नहीं, फोन से फोटो खींचा और हमने अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लिया। तो ये भी कंप्यूटर का काम है, इसलिए हम कंप्यूटर को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। यह बिना थके लगातार काम कर सकता है। अच्छा, एक पर्सन जिसको हम कोई काम देंगे तो हो सकता है 1 घंटा शुरू में अच्छी इफिशियंसी के साथ में काम करे, पर अगले घंटे थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी इफिशियंसी में कमी आने लग जाएगी, यानी वो थकता जाएगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ में ऐसा नहीं, उसको आप काम देते जाओ वो करता जाएगा। गर्म हो जाएगा पर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं काम नहीं करूंगा। वो बिना थके, यहाँ बिना थके और लगातार, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बिना थके और लगातार काम करता है। और अगर आगे हम इसके गुणों में देखें तो यह दिए गए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। कहने का मतलब मैंने इसको 5 और 7 जोड़ने के लिए दिए तो वो मुझे ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर दिखा देगा, मुझे कोई फोटो दिखा देगा, नहीं। मैंने इसको जोड़ने के लिए दिए हैं तो वो 100% उसको जोड़ के दे देगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको कोई एक काम बताऊं और वो कोई दूसरा काम शुरू कर दे। यानी वो इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, आपका कहा मानता है।
और ये कंप्यूटर की अच्छी खासियत है। हम किसी पर्सन को या फिर अपने किसी अधीनस्थ को ये बोलेंगे कि आप इस तरीके से काम करें, तो वो अपना कुछ उसमें ऐड करके और अपने तरीके से करता है, पर कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है। इसके पास कोई दिमाग नहीं है, अलग से कोई दिमाग नहीं है। आप इसको जो इंस्ट्रक्शन दोगे वही ये करेगा। ये इसकी खासियत है। इस खासियत की वजह से लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके बाद इसका कार्य हमेशा भरोसेमंद है, रिलायबल रिलायबल है और एक जैसा कंसिस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू वर्क करता है। ऐसा नहीं कि इसने 1 घंटा काम किया और फिर ये थक गया और फिर अगले घंटे, अगर उसको आपने टास्क दिया है, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो एक ही स्पीड के अंदर काम करेगा। और ये भरोसेमंद है। भरोसेमंद का मतलब ये है कि मैं इसको काम देकर एक टास्क परफॉर्म करके और उसमें ये सेट करके चला गया कि 1 घंटे के बाद में आपको बंद हो जाना है। मैंने टाइमर सेट कर दिया और मैंने ये तय कर दिया कि आप ये काम करके मेरी फाइल को सेव करके और आप अपने आप लॉग आउट हो जाना, शट डाउन हो जाना। तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भरोसेमंद है, ये बात को टालता नहीं है। और ये कई काम, अच्छा ये देखो, ये कई काम एक साथ करता है, मल्टीटास्क करता है। आप गाना सुन रहे हो और साथ-साथ में आप फाइल बना रहे हो, आप पत्र टाइप कर रहे हो, तो आप वो आपको एंटरटेन भी करता रहेगा और साथ-साथ में आपका जो काम है लेटर टाइपिंग का वो भी होता रहेगा। ये अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इसके गुण हैं, जिसकी वजह से एक मनुष्य कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करता है। अच्छा, अब इसके अंदर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूछ लेते हैं कि इसकी क्या-क्या खासियतें हैं, जिसके अंदर वो हाई स्पीड पूछता है, एक्यूरेसी पूछता है, इसके अंदर कुछ और वो ये वर्ड ही नहीं देगा, कुछ कोई दूसरा वर्ड दे देगा, यानी आपको छाँटने के लिए बोलेगा। क्या इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो बोलेगा कि नहीं कर सकते, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। तो अपन उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और उस सवाल को गलत कर देंगे। ये यहीं से अब आप ये अमूमन ही मान के चलें कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन 100% यहाँ से बनेंगे। वो मल्टीटास्किंग है, यहाँ पे बोलेगा कि सिर्फ़ एक सिंगल टास्क कंप्लीट करता है। तो अगर बोला जाए कि सिंगल टास्क करता है, यहाँ तक की तो बात ठीक है, पर ये बोलेगा सिंगल टास्क ओनली, तो फिर गलत है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। कि ये इंस्ट्रक्शन की पालना करता है या नहीं करता है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आएंगे, उन उसका अपन को ध्यान में रखना है। अच्छा, आज अपन सिर्फ ब्रीफ नॉलेज लेंगे और उसके बारे में ही पता करेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट है रैम का। अच्छा, जो अपन ने पढ़ा था कि कंप्यूटर कौन सी चीजों से बना है, तो एक रैम था, एक रोम था और उसके अंदर एक फाइल सिस्टम है और आप ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर सीपीयू भी है और इसके अंदर एयू भी इस सीपीयू के अंदर शामिल होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर वो कंप्यूटर, मतलब ये मेनली चीज़ें हैं। दिखने के लिए तो कंप्यूटर अपन को एक मॉनिटर दिखता है, पर वो उन इन मेन चीज़ के अंदर नहीं आता है, जिसके अंदर ये रैम, रोम यानी एक मेमोरी आती है, एक सीपीयू आता है और एक जो प्रोसेसर होता है वो आता है। तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इसके अंदर हम सबसे पहले रैम को लेते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी डेटा अपन स्टोर करते हैं वो कुछ टाइम तक ही रहेगा। कहने का मतलब जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक ही रहेगा और जैसे ही काम खत्म होगा इसके अंदर वो डेटा अपने आप उड़ जाएगा। ये देखो, आप देख रहे होंगे बिजली बंद होने पर इसका डेटा मिट जाता है। कहने का मतलब आप काम कर रहे हो और वो डेटा एंड हो जाएगा अगर बिजली चली गई। अगर आपने, जैसे आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो और आपने उसको टाइमली सेव नहीं किया, तो फिर वो डेटा मिट जाएगा, क्योंकि ये रैम के अंदर होता है और ये अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है। ये अस्थायी, जैसे अपन डेली लाइफ का एक उदाहरण लें तो अपन देखते हैं कि जैसे अपन रेल में यात्रा करते हैं या फिर बस के अंदर यात्रा करते हैं, तो कुछ लोग अपन को टाइमली ऐसे ही मिल जाते हैं बातें करने के लिए, बहुत अच्छी बातें होती है
और उनका अपन नाम वाम भी पूछे, गांव का नाम पूछ लेते हैं, कहाँ रहते हो, ये सब पूछते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंड पॉइंट पे पहुंचे, हमारा स्टेशन आया और हम हमारे रास्ते और वो अपने, लेकिन क्या हम उन बातों को या फिर उसके एड्रेस को, उसके नाम को, जो हमको फर्स्ट टाइम यहाँ पे आदमी मिला, क्या हम याद रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। वो टाइम के हिसाब से हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन इसकी जगह हमारे रिश्तेदार हैं, क्या हम रिश्तेदारों के नाम, क्या उनके चेहरे, ये सब भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट है। ये बिजली कटने पर डेटा मिटता नहीं है, हमारे दिमाग का डेटा मिटता नहीं है, पर यहाँ पे बिजली कट हो रही है, स्टेशन आ गया, बिजली कट हो गई और हमने उसको छोड़ दिया। तो सीधी सी बात है कि जो रैम है वो एक टाइमली, यानी कुछ टाइम तक उसको सेव करेगा जब तक यूजर ना काम कर रहा है, और यूजर का जैसे ही काम एंड हुआ वो उसको सेव करेगा, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला चला जाएगा और यहां से डेटा वाइप आउट हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, ये लिखा हुआ ना, सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में अधिक तेज होती है। इसका रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि किसी चीज को अगर अपन सेव करते हैं और वापस उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस, यानी जो टाइम लेता है, और उसको सर्च करने का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो टाइम लग रहा है, उसी के बेसिस पे ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो इसका पार्टीशन है, वो अपन तय करते हैं। तो ये रैम जैसे प्राइमरी में आती है और ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक तेज होती है। तेज का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, जैसे ये कंप्यूटर हम देख रहे हैं, इस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, दो मेमोरी लगी हुई है, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। और प्राइमरी के अंदर एक तो रैम आती है और एक रोम आती है, और भी मेमोरी होती है, हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे, पर मेनली ये रैम और रोम है। और ये मेमोरी पास में लगी होती है और इसको कंप्यूटर जो यूजर होता है वो टाइमली एक्सेस कर रहा होता है, इस पे काम कर रहा होता है, यहाँ पे कुछ चीज सेव होती है, वापस इसको रिट्राइव करता है, ये हुई ये हुई, और जैसे इसको काम करके इसने दे दिया, सेव हो गया, इसको सेकेंडरी मेमोरी में। इस मेमोरी का मतलब है कि इस चीज को परमानेंटली यहाँ पे रखा जाएगा, पर ये परमानेंटली रखने वाली चीज नहीं है। अगर इसको इसको बार बार एक्सेस भी तो नहीं करना है, बाय द वे इसको एक्सेस करना है तो 100% इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा है तो उसकी स्पीड कम रहेगी, ठीक है। आपको गणित आती होगी, तो डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो कंप्यूटर की तो यही खासियत है ना कि वो स्पीड ज्यादा हो, उसकी स्पीड कम ना हो। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो हमारे किस काम का, ये काम तो हम खुद ही कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उसकी स्पीड ज्यादा हो। स्पीड ज्यादा हो तो उसके लिए ये रैम लगी होनी, वो यहां से डाटा डालेगा और यहां से वापस सातों हाथ उसको रिट्राइव कर लेगा, और जब काम कर लेगा उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी में डाल देगा, 2 3 4 5 10 दिन, 2 साल महीने बाद जब भी एक्सेस करना हो कर लेगा। लेकिन अगर उसको काम करना है तो वो रैम के साथ में काम करेगा, और यही चीज है, ये कंप्यूटर की कार्य गति बढ़ाने में मदद करती है। ये इसकी स्पीड को बढ़ाएगी, मेमोरी रैम की ये खासियत। इसके बाद रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसकी बात इसमें छुपी है। ओनली का मतलब मेनली कोई चीज जो एक बार की जाए, या किसी एक पर्सन ही उस काम को करे, तो वो मतलब एक शॉर्ट, एक मिनिमम दायरा सीमा के अंदर वो सारी चीजें होती है। तो ये ओनली, यानी इसको अपन ये भी ये बोल दें कि रीड ओनली वंस, यानी जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको एक बार रीड किया जाता है, ऐसी मेमोरी को हम रोम कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे रैम है तो रैम 4 GB की है, लेकिन रोम यहाँ पे 4 GB की नहीं होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर को सिर्फ एक प्रोग्राम डाला होता है, उस प्रोग्राम को एक्सेस करना होता है, उसके बाद में वो मतलब कंप्यूटर इस मेमोरी को छेड़ता ही नहीं है। वो एक मतलब एक टाइम के लिए वो पड़ी रहती है जब तक कंप्यूटर स्टार्ट है, जैसे कंप्यूटर बंद हुआ उसको अगली बार वो एक्सेस करेगा जब स्टार्ट होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दूं कि इसके अंदर एक ऐसा
प्रोग्राम डाला रहता है जिसको बायोस फर्मवेयर कहते हैं, और वो जब कंप्यूटर शुरू होता है, ठीक है, तो उस टाइम उसकी वो जरूरत रहती है, उसको वो एक्सेस करता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बाद में वो अपना काम करे, यूजर उस पर काम करता रहे, इसका कोई लेना देना नहीं है, और फिर ये कंटिन्यू इसमें वो कंप्यूटर लगातार जुड़ा रहेगा, यूजर उसके साथ में जुड़ा रहेगा। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसे आसानी से बदला और मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक प्रोग्राम डाला हुआ है, बायोस डाला हुआ है, और वो बायोस को एक बार एक्सेस करेगा, स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में कंटिन्यू रहेगा। और कंप्यूटर को बूट करने में ये सहायता करती है। बूट का मतलब स्टार्ट करने में सहायता करती है, सिंपल भाषा ये है, सिंपल में समझें तो उसको, वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में वो प्रोग्राम हेल्प करता है। एक बार एक्सेस किया और बाद में छोड़ दिया। ये एक स्थायी मेमोरी है, इसको बार बार डिलीट या फिर ये बिजली कटने पर बंद हो जाना और ये सब नहीं। इसके अंदर डेटा सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब कौन सा डेटा सुरक्षित रहता है? ये डेटा सिर्फ बायोस का, अपने काम का नहीं, वो कंप्यूटर खुद के काम का है। यानी ये आप ये मान के चलें कि ये जो रोम है, ये मेमोरी है, वो कंप्यूटर के लिए ही है, वो खुद के पर्सनल यूज के लिए करता है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो रोम है, रैम है और सेकेंडरी मेमोरी है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम से इधर हमको जाना ही नहीं है। तो एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, हमको एग्जामिनर इस बात में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि रैम है या रोम है, क्या वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। और कभी कभार तो क्या होता है कि वो स्थायी और अस्थायी देते ही नहीं है, सीधे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल बोल देते हैं, जो इंग्लिश टर्म में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसमें ये बोल दे कि बायोस किस में होता है, सीधा सीधा पूछ ले तो कि रोम में होता है या रैम में होता है, तो हम ये बोल रहे हैं कि बूट बूट में हेल्प करने वाली कौन सी मेमोरी होती है, रोम या रैम। वैसे तो हम सिंपली याद कर लें, कोई इशू नहीं है, पर दिक्कत क्या है हमारे साथ कि नाम है ना कुछ जुड़े जुड़े से लगते हैं। इसमें रैम और रोम दोनों हैं, इसको हम खोल के पढ़ेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि रीड ओनली वंस मेमोरी और रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका एक्सटेंशन भी बहुत जरूरी है, ताकि है ना वो बात क्लियर हो जाएगी। बाकी वाली ये चीजें तो इनके नाम में छुपी हैं, वो हम देख लेंगे। तो ये भी सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, एक इसमें बात ये है, फाइल सिस्टम। देखो, फाइल का मतलब हम एग्जाम पास करके जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसमें हमको जाके आखिरकार फाइलों पे काम करना है। और अगर फाइलों पे काम करना है तो कंप्यूटर हमारे काम की चीज है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें जुड़ी हैं, फाइल और सिस्टम। कंप्यूटर हमारे काम की चीज है तो हम बहुत सारी फाइलें बनाएंगे, और हम अलग अलग तरीके की फाइलें बनाएंगे, और अलग अलग टारगेट्स होंगे, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, उस हिसाब से हम फाइलें बनाएंगे। तो उसको उसमें उसमें हमको क्या करना है, मतलब क्या करना पड़ता है कि जो अलग अलग फोल्डर बनाने पड़ते हैं, कहने का मतलब पार्टीशन है अलग अलग। एक टाइप की फाइलें हम एक जगह डाल देंगे, ठीक है। हम जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में भी यही करते हैं, अगर हम फिजिकली काम कर रहे हैं तो हम फाइलों को एक हमारी सुविधा के अनुसार अलग अलग पार्टीशन में रखेंगे या अलग अलग दराज में रखेंगे, अलग अलग हिस्से में रखेंगे। कंप्यूटर भी वही करता है, जो अलग अलग हिस्सों में रखने का, अलग अलग फोल्डर बना के चीजों को डालने का, और ये खुद अपने हिसाब से करता है। वो करने का जो सिस्टम होता है, फाइलों में क्या होता है, डेटा होता है, जो डेटा प्रबंधन करता है यानी मैनेज करता है, वो काम फाइल सिस्टम के अंदर किया जाता है, और वो सिस्टेमेटिक तरीके से होता है, इसी को हम बोलेंगे फाइल सिस्टम। देखो, ये यहीं पे रिपीट हो गया, फाइलों और फोल्डरों को वो व्यवस्थित करता है। और वो किस तरीके से करता है, उसमें वो कौन से तरीके अपनाता है, वो तरीके ये हैं, NTFS, FAT32EX, ये साल के अकॉर्डिंग आते हैं। इसमें FAT16 भी होता है, और अलग अलग हिसाब से होते हैं, ये कंपनी ने अपने हिसाब से नाम दिए हैं। ये लगभग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बनाए हुए फाइल सिस्टम है, इसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट
32 exFAT, ये इसका एक्सटेंशन रूप है। तो ये एक वो तरीके हैं जिससे वो फाइलें बनाई जाती है। तो ये फाइल सिस्टम हो गया। इसमें क्या पूछेगा, सवाल कैसे आएंगे, हम फिर से हमारे एग्जाम वाले सिस्टम पे आते हैं कि भी वो क्या हमसे पूछेगा। इससे ये पूछ सकता है, इससे ये फाइल सिस्टम के नाम पूछेगा, इनकी डिटेल पूछ सकता है। और क्योंकि हमको पता तो है ना कि वो फाइल सिस्टम तो जरूर फाइलों के बारे में बात करेगा, और वो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट दे सकता है। पर मेनली आप ये मान कर चलो कि इन टर्मिनोलॉजी के अंदर सवाल छुपे होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, जिसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीजें जो आप कभी कभार अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो 100% आपने इन चीजों को देखा होगा, और वैसे आप डेली लाइफ के अंदर भी इनको ऑब्जर्व किया होगा। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ये भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं। इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दिए जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं जो मुझे काम करना है, मुझे कंप्यूटर को निर्देश देना, बताना है कि भाई ये काम कर, तो फिर मैं उसको कैसे बताऊंगा? या तो मैं उसको बोल के बताऊंगा, ठीक है, या फिर मैं उसको टाइप करके बताऊंगा, या फिर मैं उसको सीधे टच, यानी आजकल ये टच भी इसमें हम इसका ही काम करेगा, माउस, ठीक है। तो हम इस तरीके से उसको बताएंगे, हम उसको स्कैन करने के लिए बोलेंगे, या फिर हम हमारा फोटो लेके बताएंगे उसको वेब कैम के तरीके से। तो ये वो चीजें हैं जिससे कंप्यूटर हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है। हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आप इस तरीके से काम करिए, और ये हमारा माध्यम बनता है, ये हमारा मीडियम है जिससे हम उसको बता रहे होते हैं। अच्छा, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसने उसको प्रोसेस किया, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद में उसने उसका रिजल्ट बनाया, और रिजल्ट वो कहां पे शो करेगा? आउटपुट डिवाइसेस में। वे उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम दिखाते हैं, यानी वो रिजल्ट दिखा रहे हैं और सुनाते भी हैं। क्या बात है, हमने जो गाना सुन रहे हैं ना, वो भी एक तरीके का रिजल्ट ही है आफ्टर द प्रोसेसिंग, और वो हमारे स्पीकर में आके हमको सुनाई पड़ता। तो कंप्यूटर हर काम करता है, वो मॉनिटर पे हमको दिखाता है, यानी अपन को जो कंप्यूटर दिख रहा होता है ना कि यही कंप्यूटर, वो असल में मॉनिटर होता है, ठीक है। असली खेल तो यहाँ पे होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है ना। हाँ चल ठीक है, ये मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जिसके अंदर वो टीवी जैसा दिखता है ना, वही। और प्रिंटर, पता है हमको, एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी तो कराते ही, हम कहाँ से कराते हैं? प्रिंटर से कराते हैं। और एक छोटे आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्रिंटर से होती है, और बड़े बड़े जो होर्डिंग होते हैं और जो बड़े बड़े बैनर हमको प्रिंट कराने होते हैं, जैसे कोचिंग के हो या फिर किसी पर्सनल यूज के लिए या फिर बिजनेस के लिए, तो वो हम प्लॉटर से करवाते हैं। ये प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, ठीक है, बिग फॉर्म, तो वो प्लॉटर है। तो ये इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, एग्जाम में क्या आएगा? तो एग्जाम में वो पूछ लेता है सीधा सीधा, यहाँ पे तो सिंपल है कि एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, मुझे आप ये बताएं कि जो टच स्क्रीन है वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं या वो आउटपुट डिवाइसेस हैं? आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस, इसको क्या बोलेंगे? MS ऑफिस, यानी ऑफिस के अंदर बैठ के काम करने का तरीका, किस तरीके से काम। एक तो खुद हम मैनुअली करें काम, दूसरा हम कंप्यूटर से करवाएं। कंप्यूटर से करवाने के लिए कंप्यूटर में कुछ सिस्टम बना रखा होगा, कुछ तरीका बना रखा होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो वो तरीका है, जैसे हमको पत्र प्रिंट करने हैं, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई रिज्यूमे बनाना है, या कोई PDF बनानी है, और
उस पे हमको काम करना है तो हम काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो ये नाम है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और उसी पे नाम, असल में जो ये है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब है दस्तावेज बनाने की चीज़ है जिसको हम एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसमें हम टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, चित्रों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चित्र जोड़ सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? एमएस वर्ड के अंदर। और उसके बाद में एमएस एक्सेल। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर देखो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा स्प्रेड शीट, इसको और तोड़ो, ठीक है? तो एक दिख रहा होगा स्प्रेड, ठीक है? और दूसरा दिख रहा होगा शीट। शीट का तो नॉर्मली मतलब ये हो जाएगा कि कुछ इस फॉर्म के अंदर एक पेज, ठीक है? स्प्रेड का मतलब फैलाना, बहुत बड़ा। अब अच्छा, जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसके अंदर मतलब कुछ अंकों से रिलेटेड अंकीय गणना जो अपन को करनी हो, जैसे 7 है, 5 है, 6 है या फिर कोई ग्राफ से जुड़ी हुई चीजें हमको करनी है, तो वो सारी की सारी हम चीजें कहाँ पे करेंगे? वो हम यही करेंगे। चार्ट हैं, ग्राफ हैं, इस पे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, इन चीजों को जोड़ना है, मान लो एक एग्जाम्पल है, तो जोड़ने के लिए तो एडिंग होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये अलग से कैल्सी खोलूंगा और ये सारी चीजें जोड़ के और फिर यहाँ पे नीचे में ऐड लगा के और यहाँ पे नीचे उसका सम लिखूंगा। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं नीचे एक सम का फॉर्मूला लिखूंगा और इसको बोलूंगा कि भाई जोड़ दे, ये काम कर देगा आपके लिए। और इसकी यही तो अच्छी खासियत है कि ये इंस्ट्रक्शन को मानता है, एक्सेप्ट करता है और यूजर की कदर करता है, उसका सम्मान करता है और उसमें वो आउटपुट दे देता है। और आउटपुट कहाँ देता है? पीछे मैंने बताया, वो आउटपुट डिवाइसेस पे आउटपुट देता है अपन, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर रोज होती है और कॉलम होते हैं। ये कॉलम है, ये रोज हैं और इस तरीके से बने होते हैं। इसको हम सेल कहेंगे। इस सेल के अंदर डेटा होता है। इसके अंदर सवाल कैसे बनेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर सवाल बनेंगे फैक्चुअली। आपको किसी एक का, जैसे एमएस वर्ड के डेटा आपने याद कर दिया, जैसे इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट जो कीबोर्ड पे अपन काम करते हैं वो शॉर्टकट कीज आएगी। सेकंड, इसके अंदर जैसे कितना जूम परसेंटेज है वो आएगा और जो टेक्स्ट हमको रखनी है उस टेक्स्ट की लेंथ क्या होगी। ऐसे सवाल इसके अंदर। अच्छा, आसानी इसमें ये होगी किसी एक को याद कर लोगे ना, उसके बाद में बाकी वाले आसान हो जाएंगे। सेम तो नहीं है पर बाकी वाले आसान हो जाएंगे। ऐसी की ऐसी चीजें इस एमएस एक्सेल में होती है और ऐसे की ऐसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होती है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसको आसान अगर अपनी दैनिक जीवन का एग्जाम्पल देखें तो वो ये है कि हम जो पढ़ाई करते हैं ना, जिसके अंदर हमने पीपीटी बनाई है, वो पीपीटी, जैसे अभी मैं पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर कोई व्यवसायिक सेमिनार हो, उसके अंदर हम पहले से उसको, यानी एक मिनिमम टाइम के अंदर अगर मैक्सिमम आउटपुट देना है और आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझानी है तो ये बेहतर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। और नॉर्मली हम इसको हमारी भाषा में क्या बोल देते हैं? पीपीटी। और जो इसका एक्सटेंशन रूप होता है वो होता है डॉट पीपीटी एक्स। कभी कभार ये भी पूछ लेता है। और अब तो ये सिस्टम है कि कितने साल से पहले इसका एक्सटेंशन डॉट पीपीटी से पहले एमएस डोस पे काम होता था तो उसके लिए अलग था। और अभी ये विजुअली हम इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। कंपनी ने अपने हिसाब से एक्सटेंशन अलग चेंज कर दिया। और इसकी एक और खासियत ये होती है कि ये विजुअली अट्रैक्टिव होता है। कहने का मतलब है अगर मुझे इसके अंदर स्लाइड को बहुत अच्छा बनाना है, एनिमेट करना है, चित्र डालने हैं, इसमें टेक्स्ट डालना है और उनकी स्टाइल चेंज करनी है, तो फिर मैं ये सारे काम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कर सकता हूँ, यानी एमएस पावर पॉइंट के अंदर कर सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, चलो ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था कंप्यूटर का जो सीटी के अंदर काम आने वाला। आज एक कंप्यूटर परिचय की क्लास थी अबाउट द सिलेबस ऑफ सीईटी।
हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ भी उसे इतर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर कंप्यूटर हम पढ़ने लग गए और समझने लग गए, तो एक अथाह सागर है, हर सब्जेक्ट की तरह। लेकिन समझदार वही व्यक्ति हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ता है और एग्जाम को पास करके और सफल बन जाए। और ये ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ हमारे इस सीईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के तरीके हैं। अगर ज़िंदगी में भी आप काम की चीज़ पढ़ोगे और काम की चीज़ों को ज़िंदगी में अप्लाई करोगे और उनका यूज़ लोगे और उसके बाद में आगे बढ़ जाओगे, तो फिर आपके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चांस है। चलो ठीक है, आपका धन्यवाद। तो आपने क्लास को पूरा सुना। अब आप इसको अच्छे से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और अपना कमेंट ज़रूर डालें और ये बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल एक अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद।